हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बच्चों। पिछले क्लास की तरह आज हम लोग फिर से चैप्टर वही है जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, उसी में लगातार हम लोग बेटा आगे आज पढ़ेंगे। ठीक है, जैसा कि हेडिंग यहाँ पे पढ़ा क्या बेटा, परिचय और सजीव और निर्जीव में अंतर। कुछ इसके अंदर और भी पढ़ेंगे आज हम लोग, कुछ टॉपिक आगे बढ़ाएंगे चैप्टर को, और उसमें देखेंगे कुछ नई बात, कुछ खास बात जो आपके एग्जाम में आ सकती है। बेटा जो भी चीजें आपको बताई जा रही है बिल्कुल ऑथेंटिक है, उसको आप जरूर एक बार दो बार लिख करके आप उसको जरूर पढ़िए। ठीक है भाई, 3 से 4 बार प्रैक्टिस करिए, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम आने वाला है, तो आप उम्मीद है काफी बेहतर करेंगे एग्जाम में आने वाले समय में। ठीक है बेटा, और लगातार जो भी चीज मैं पढ़ाऊंगा उसको आप नोट्स अपने तरीके से लिखते रहिए, उसको अपने तरीके से पढ़ते रहिए, बार बार प्रैक्टिस करिए, रिजल्ट काफी अच्छा होगा, काफी बेहतर होगा आपका। ठीक है बेटा, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए सभी लोग, फटाफट जल्दी से वीडियो को लाइक करिए, क्लास को स्टार्ट किया जाए। जल्दी से बेटा वीडियो को लाइक करिए। ठीक है बेटा, सिलेबस में है लेकिन वो बॉटनी में है, 11th वाले में। ठीक है, एक बार बेटा जल्दी से क्लास को शेयर करिए, क्लास को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए। एक बार बेटा वीडियो को लाइक करिए, क्लास को स्टार्ट किया जाए फटाफट। और आइए देखते हैं जरा आज का क्या क्या क्वेश्चन है, कैसे कैसे हम लोग क्वेश्चन को लिखेंगे बेटा। यहाँ पर सारे पॉइंट बिल्कुल विधिवत तरीके से हम लोग करेंगे, तो भी पॉइंट हमारे पास होगा भाई। ठीक है, तो बेटा स्टार्ट करते हैं क्लास को और देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। ठीक है बेटा, पहला सवाल हमारे पास लिखा है यहाँ पे, बहुत ही विधिवत तरीके से लिखा है। ठीक है बेटा, आपके सवाल, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो पूछेगा, यहाँ पे पूछेगा कि जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत रोगाणुओं का अध्ययन किया जाता है। रोगाणुओं का अध्ययन किया जाता है। बेटा अगर ये सवाल पूछा जाए तो आप इसको कैसे अपने एग्जाम में लिखेंगे, मैं आपको पहले बता दे रहा हूं कैसे आप लिखेंगे, उसके बाद आप देखेगा। बेटा सबसे पहले बोलेगा कि रोगाणु क्या है, पहले आप ये जानिए रोगाणु क्या है और आप कैसे लिखेंगे। बेटा बोलाता है कि पूरे वातावरण में उपस्थित जो जीवों के अंदर जो रोग फैलाते हैं, ऐसे आप लिखेंगे अपने कॉपी में, वातावरण के अंदर उपस्थित जितने भी जीव जो जीव जंतुओं के अंदर रोग फैलाते हैं उसे बेटा क्या बोलेंगे। सबसे पहली बात, वो छोटे छोटे जीव या माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। और जो रोग फैलाएंगे, रोग कौन कौन फैलाते हैं बेटा, जैसे आपका जीवाणु हो गया, जैसे आपका विषाणु हो गया। जीवाणु और विषाणु ये दोनों बेटा किसके अंदर आते हैं, रोगाणुओं के अंदर आते हैं। जब आप इसके बारे में स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे, तो बेटा मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा, जब आप रोगाणुओं के बारे में स्टडी करेंगे, तो इसके बारे में बेटा आप अध्ययन करेंगे। ठीक है, इसे बेटा एक नाम बोलते हैं, माइक्रोबायोलॉजी के नाम से जाना जाता है। क्या बोलेंगे, माइक्रोबायोलॉजी। क्या बोलेंगे बेटा, माइक्रोबायोलॉजी के नाम से जाना जाता है। लेकिन बेटा रोगाणुओं में जो रोगाणु तो फैलाने वाला होता कौन है बेटा, इसमें अगर बोला जाए कौन होता है तो आप क्या लिखेंगे, इसमें जीवाणु आ जाता है। बेटा दूसरा क्या आ जाएगा, इसमें विषाणु आ जाता है। क्या आ जाएगा बेटा, विषाणु। ये आप दो नाम लिख देंगे तो आपको पूरा का पूरा नंबर एज इट इज मिल जाएगा, पूरा का पूरा बिल्कुल पॉइंट मिल जाएगा भाई। ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है, हमारी बात समझे। मैंने क्या बोला बेटा, जितने भी रोगाणु होंगे जो रोग फैलाने वाले होंगे उसे रोगाणु बोलेंगे। जो रोग फैलाएंगे, बेटा रोग कौन फैलाता है, जीवाणु फैला सकता है, विषाणु फैला सकता है, या जो भी छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे वो सारे के सारे जीव बेटा रोग फैला सकते हैं। और ऐसे को बेटा हम लोग क्या बोलेंगे, उसके अध्ययन के बारे में बेटा क्या बोलेंगे, माइक्रोबायोलॉजी बोला जाता है, माइक्रोबायोलॉजी बोला जाएगा। इसको आप याद करके जाना, सूक्ष्म जैविकी, जिसे बेटा क्या बोलेंगे, सूक्ष्म जैविकी के नाम से बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, आंसर क्या हो जाएगा बेटा, माइक्रोबायोलॉजी, या बेटा इसे बोलेंगे सूक्ष्म जैविकी के नाम से बोला जाता है, सूक्ष्म जैविकी के नाम से बोला जाएगा। ऐसे छोटे छोटे जीव जिसको आप आंखों से नहीं देख सकते हैं, जो शरीर में घुस करके रोग फैला देते हैं, उसे बेटा बोलेंगे सूक्ष्म जैविकी, या उसे बोलेंगे माइक्रोबायोलॉजी। और जो फैलाता है बेटा उसका नाम क्या है, जीवाणु है, और क्या नाम बेटा, विषाणु हो सकता है। ये सारे नाम बेटा सब समझाएंगे, खाली आप क्लास को देखिए। ठीक है, ठीक है बेटा, सारी चीज बताई जाएगी, केवल आप क्लास को देखिए। लॉन्ग बताएंगे, शॉर्ट बताएंगे, अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी, सारे सवाल का आंसर आपको मिलेगा। बताओ बेटा इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, पहले बताओ, बताओ तो बेटा।
फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बेटा उसे लुईस पास्चर बोलते हैं। जो माइक्रोबायोलॉजी के जो पिता है बेटा उन्हें लुईस पास्चर के नाम से जाना जाता है, लुईस पास्चर। ये भी आप बताएंगे, आगे चल के बताएंगे। बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं बेटा? बताओ भाई, बता दो बेटा फटाफट। तो आंसर यहाँ पर नोट कर लेंगे बेटा। आंसर क्या हो जाएगा? माइक्रोबायोलॉजी या बेटा क्या बोलेंगे? सूक्ष्म जैविकी। यहाँ पे लिख लेना बेटा कौन कौन हो सकता है इसका एग्जाम्पल आपसे पूछ सकता है बेटा। एग्जाम्पल क्या पूछेगा बेटा? पहला आपका बोलेगा बैक्टीरिया, जिसको बेटा क्या बोलेंगे? जीवाणु बोलते हैं, बैक्टीरिया। दूसरा बेटा क्या बोलेंगे? वायरस। क्या बोलेंगे? वायरस। इसे बोलेंगे बेटा जीवाणु। क्या बोलेंगे? जीवाणु बोल देंगे। इसे बेटा क्या बोलेंगे? विषाणु बोल देंगे। ये दो नाम बेसिकली आपको याद करके जाना। अगर ये पॉइंट आप एडिशनल लिख देंगे तो आपको नंबर ज्यादा मिल जाएगा। ठीक भाई, एक बार शेयर कर दो बेटा फटाफट। ठीक है, एक बार बेटा जल्दी सारे बच्चे एक बार वीडियो को लाइक कर दो भाई। वीडियो को लाइक कर दो भाई एक बार। अभी सारे बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए भाई। ठीक है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो भाई, एक बार शेयर कर दो फटाफट। फिर अगला सवाल चलते हैं हम लोग, क्या लिखा है नेक्स्ट सवाल हमारे पास। ठीक है, चलो बेटा आगे देखते हैं अगला सवाल। बेटा अगला सवाल हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। बेटा सवाल आपसे पूछेगा जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। बेहतरीन सवाल है बेटा, जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे अपनी किताब कॉपी में? कैसे एग्जाम में लिखेंगे? आप लिखेंगे बेटा हजारों करोड़ों साल पहले जो पेड़ पौधे जीव जंतु जमीन के अंदर दब गए, जब दोबारा उनकी कहीं खुदाई होने लगी, खुदाई होने के बाद जो पेड़ पौधे या जो जीव जंतु जो उनका अवशेष मिला, जो उनका बचा हुआ पदार्थ मिला, उसे बेटा जीवाश्म कहते हैं। और उसी जीवाश्म के अध्ययन को बेटा हम लोग क्या बोलेंगे? पैलियंटोलॉजी या पैलियोबॉटनी या पैलियो वनस्पति के नाम से बोला जाता है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं बेटा, आप कैसे लिखेंगे अपने कॉपी में? हजारों करोड़ों साल पहले जमीन के अंदर जो पेड़ पौधे या जो जीव जंतु जमीन के अंदर दब गए, दबने के बाद उनका अवशेष उसी में बचा रह गया, दोबारा जब कभी किसी कारण से खुदाई हुई तो उनका अवशेष मिला, उसी के बेटा अध्ययन को पैलियो वनस्पति या पैलियो बॉटनी कहते हैं। पैलियो वनस्पति बेटा या पैलियो बॉटनी बोलेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा हजारों करोड़ों साल पहले जमीन के अंदर जो भी चीजें दब गई। ठीक है बेटा, हमारी बात समझ आ रही नहीं आ रही है? बोलो बेटा। ठीक है, पढ़ा देंगे बेटा, सब पढ़ाएंगे। पहले जो पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ो भाई। ठीक है, पहले जो पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़िए। ठीक है, तो बेटा इसे क्या बोलेंगे? इसे बेटा क्या बोलेंगे? यहाँ पे इसे बोलेंगे जीवाश्म विज्ञान बोला जाता है। क्या बोलेंगे बेटा? आंसर को क्या बोलेंगे? जीवाश्म विज्ञान बोला जाता है भाई। ठीक है, क्या बोलेंगे? जीवाश्म विज्ञान। जीवाश्म विज्ञान के नाम से बोला जाता है। और इसे बेटा क्या बोलेंगे? पैलियोबॉटनी। क्या बोलेंगे? पैलियोबॉटनी बोलते हैं। पैलियोबॉटनी के नाम से जाना जाता है, पैलियो वनस्पति। जीवाश्म विज्ञान के अंतर्गत जो जीव हजारों करोड़ों साल पहले जमीन के अंदर दब गए बेटा उसके अध्ययन को क्या बोलेंगे? जीवाश्मों के अध्ययन को बेटा क्या बोलेंगे? जीवाश्म विज्ञान बोला जाता है, पैलियोबॉटनी बोला जाता है। बात आपको ध्यान से रख के जाना भाई। ठीक बेटा, बोलो भाई, बताओ भाई हमारी बात समझ में आई कि नहीं आई? सारे बच्चे फटाफट जल्दी बताइए, फिर आगे चले क्लास को, फिर कंटिन्यू करें। बताओ बेटा हमारी बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो भाई, चले आगे। एक बार बेटा वीडियो को लाइक कर दो। हाँ बेटा, कार्बन डेटिंग की मदद से, ध्यान सुनो हमारी बात। किसी बच्चे ने पूछा है बेटा कार्बन डेटिंग क्या होता है? बेटा जो कार्बन डेटिंग होता है, इसी की मदद से हम किसी भी जीवाश्म का उम्र जानते हैं, एज। अगर किसी भी जीवाश्म की उम्र जानना है, किसी भी जीवाश्म का उम्र जानना है कि उसकी उम्र वो कितने हजारों करोड़ों साल पहले है, तो बेटा हम कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल करते हैं। ये भी सवाल पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि बेटा जो कार्बन डेटिंग होता है, कार्बन डेटिंग बेटा जीवाश्म की उम्र, मतलब कोई जीव कितने हजारों करोड़ों साल पहले दबा है, उसको लेबोरेटरी में चेक करके ये बता सकते हैं वो कितने साल पहले जमीन के अंदर दबा होगा। तो उसका इस्तेमाल बेटा हम क्या करेंगे? कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल करते हैं। ये बात बेटा ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट बात किसी बच्चे ने पूछा है, काफी इंपॉर्टेंट बात, बिल्कुल बहुत बढ़िया। ठीक है बेटा,
चलो भाई अगला सवाल देखते हैं बेटा, हमारे पास नेक्स्ट सवाल है। तो उम्मीद है आंसर आपको समझ आ गया बेटा, इसका आंसर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, आंसर बेटा क्या होगा, जीवाश्म विज्ञान या बेटा क्या बोलेंगे, पैलियो बॉटनी। बड़ा जबरदस्त सवाल है, बड़ा जबरदस्त सवाल है भाई। ठीक है, जैसे आप देखते हैं हजारों करोड़ों साल पहले जो जमीन के नीचे दबे, जैसे आपको कोयला मिलता है, जैसे आपको पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलता है, कहीं ना कहीं ये जीवाश्म के रूप में कोई ना कोई चीज दबी होगी, जिसके दबने से ये जीवाश्म चेंज हो गया, बदल गया है। मतलब वही पेड़ पौधे, जमीन, जीव जंतु दब करके ये सब चीज बने हैं, और कोई खास नहीं होता इसमें। ठीक है, चलो भाई अगला सवाल देखते हैं बेटा, हमारे पास नेक्स्ट सवाल क्या है, बेहतरीन सवाल अगला सवाल भी। हाँ बेटा टेलीग्राम पे मिल जाएगा बेटा, सब मिलेगा। ठीक है, ठीक है बेटा, अगला सवाल क्या है बेटा, कृषि सूक्ष्म जैविकी किसे कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। कृषि सूक्ष्म जैविकी, एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी बोलेंगे कि एग्रीकल्चर में, कृषि में कौन से ऐसे जीव होते हैं जो कृषि में फायदा पहुंचाते हैं, या किसी जो फसल होती है उनको फायदा पहुंचाने का कार्य करते हैं। बेटा कल के लेक्चर में, इसके पहले वाले लेक्चर हमने बताया था आपको कि जो भी जीव खेतों में या कृषि में फसलों में जो यूज किए जाते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं, वो बेटा कहीं ना कहीं पौधों को लाभ पहुंचाते हैं, और वो बेटा नाइट्रोजन स्थिरीकरण भी करवाते हैं। बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं जो मिट्टी में फसल, जो जमीन के अंदर फसल को वृद्धि करने के लिए, उसको पोषण देने के लिए बहुत सारे जीवाणु जमीन में पाए जाते हैं, कहीं ना कहीं वो फायदा में पहुंचाते हैं। तो ऐसे जीव कृषि सूक्ष्म जैविकी, जो जमीन के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे जीवाणु, जो लाभदायक जीवाणु होते हैं, जिसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु, जो पौधों को काफी मजबूत, कभी काफी ज्यादा उसको पोषण देने का काम, उसको फायदा देने का काम करवाते हैं, नाइट्रोजन को प्रोवाइड करवाने का काम करवाते हैं, वो सारे के सारे बेटा जीव जमीन के अंदर पाए जाते हैं, जमीन के अंदर पाए जाते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करवाते हैं। वो सारे के सारे जीव छोटे छोटे जीवाणु होते हैं। ठीक है, तो आप कैसे लिखेंगे एग्जाम में, वे जीव जो जमीन के अंदर छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों के रूप में पाए जाते हैं, जैसे जीवाणु जो पौधों को नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बाद, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कराने के बाद पौधों को पहुंचाते हैं, वो बेटा कृषि सूक्ष्म जैविकी कहलाता है, या कृषि सूक्ष्म जैविकी कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे जीवाणु पाए जाते हैं। हमारी बात समझे बेटा? ठीक है, ठीक है बेटा, हमारी बात समझे ना बेटा? बताओ भाई, जैसे हाँ, जैसे एग्जांपल क्या हो गया बेटा, राइजोबियम जीवाणु, कल मैंने बताया था बेटा, राइजोबियम जीवाणु। राइजोबियम जीवाणु बेटा ऐसा होता है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करवाने में मदद करता है। ठीक है बेटा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एजेटोबैक्टर भी एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु होता है। बहुत सारे बेटा होते हैं, रोडोस्पाइरुलम होता है। आप एग्जांपल यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर एग्जांपल के बारे में बात करें बेटा यहाँ पे, तो पहला एग्जांपल बेटा क्या हो जाएगा हमारे पास, राइजोबियम। आप लिख देंगे एग्जांपल तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा, राइजोबियम। दूसरा बेटा क्या बोलेंगे यहाँ पे, क्या बोलेंगे, रोडो स्पाइरुलम। क्या बोलेंगे, रोडोस्पाइरुलम। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे, एजोटोबैक्टर। ये सभी के सभी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु होते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करवाते हैं, जो कृषि सूक्ष्म जैविकी के लिए काफी लाभदायक होते हैं। किसी भी कृषि को, उसकी पैदावार को बढ़ाने के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है इनका। ठीक भैया, ठीक है, बताओ बेटा हमारी बात समझ आ रही नहीं आ रही है? चलो आगे देख लेते हैं बेटा, इसको नोट कर लेना। आंसर देखते हैं बेटा क्या लिखा है यहाँ पे, आंसर आप फटाफट नोट कर लीजिए बेटा। आंसर लिखा है, कृषि सूक्ष्म जैविकी के अंतर्गत मृदा में उपस्थित सूक्ष्म जीवों का अध्ययन। सूक्ष्म जीव बेटा कौन होता है, जीवाणु। सूक्ष्म जीव बेटा कौन होगा, लाभदायक जीवाणु बोलेंगे। कौन सा जीवाणु, लाभदायक जीवाणु, जो कृषि को लाभदायक, उसको फायदा पहुंचाते हैं। लाभदायक जीवाणु में मैंने आपको बता दिया, अभी 3 नाम बताया मैंने, 3-4 नाम आपको बता दिए, एक बार फिर से बता दे रहे हैं बेटा। पहला नाम बेटा आप लिख सकते हैं राइजोबियम। राइजोबियम जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करवाता है बेटा, इसको आप जरूर याद करके जाना, इस सवाल एग्जाम में कई बार आ सकता है। एग्जाम्पल आप ये लिख सकते हैं यहाँ पे, एग्जाम्पल आप बेटा मेंशन कर सकते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट भाई। ठीक है बेटा, सब बता देंगे बेटा, परेशान ना हो। ठीक है,
चले बेटा आगे चले। हाँ, जो सेकंड वाला बैक्टीरिया बेटा मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, सेकंड वाला बैक्टीरिया, यहाँ बेटा नाम होता है एजोटोबैक्टर। क्या नाम होगा बेटा? एजोटोबैक्टर बोलेंगे, एजोटोबैक्टर बोलेंगे बेटा, एजोटोबैक्टर बोलेंगे। दूसरा बेटा यहाँ पे बोलेंगे रोडोस्पाइरुलम। क्या बोलेंगे? रोडोस्पाइरुलम, रोडोस्पाइरुलम के नाम से जाना जाता है। ये तीन नाम आप बेटा याद कर लेना, जरूर याद करके जाना बेटा। और अगर ये लिख करके आप उदाहरण लिख देंगे तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, 95% नंबर, धुआंधार तरीके से। ठीक है, थैंक यू बेटा। ठीक है, ठीक है, चलो बेटा अगला सवाल चलते हैं बेटा। नेक्स्ट सवाल क्या हमारे पास, अगला चलते हैं बेटा। नेक्स्ट बेटा अगला सवाल लिखा है, श्वसन तथा पोषण की कौन सी क्रिया कहलाती है? बहुत ही बेहतरीन सवाल बेटा, बहुत ही बेहतरीन सवाल, ध्यान समझे बेटा। अगर यहाँ पे लिखेंगे बेटा हम लोग श्वसन, क्या लिखेंगे? श्वसन, श्वसन, और दूसरा बेटा यहाँ पे क्या लिखेंगे? पोषण। दोनों बेटा अंतर क्या होता है यहाँ पे समझेंगे, श्वसन और पोषण। बेटा श्वसन किसे बोलेंगे? जब आप ग्लूकोज को लेकर के, ग्लूकोज C6H12O6 जब आप तोड़ेंगे तो बेटा ये CO2 में प्लस किस में टूटेगा? प्लस आपको वाटर में टूटेगा, प्लस आपको क्या बेटा मिलेगी? ATP मिलती है, एनर्जी मिलती है। और यहाँ पर बेटा क्या लगाएंगे? ऑक्सीजन। ये रिएक्शन आपको याद करके जाना बेटा, अगर रिएक्शन याद कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा भाई। श्वसन का रिएक्शन कैसे याद करोगे बेटा? जब ग्लूकोज की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ की जाती है, ऑक्सीकरण किया जाता है, तो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है हमें, और साथ में हमें क्या मिलती है? ATP, 38 ATP मिलती है। एक ग्लूकोज के टूटने से 38 ATP मिलती है। श्वसन ये होता है बेटा। पोषण में क्या करेंगे? कोई भी आप खाना खाते हो, कोई भी जो आप भोजन करते हो वहां पे, ठीक है, जो खाते हो आप, जैसे मान लो आपने खाना खाया, कोई भी पॉलीसेकेराइड, जैसे आपका क्या हो गया? कार्बोहाइड्रेट, जैसे आपका क्या हो गया? फैट, जैसे आपका क्या हो गया? प्रोटीन। जब आप इसको खाते हो तो इसको क्या करते हो? तोड़ते हो। उसको आप क्या करते हो? मेटाबॉलिज्म के रूप में अपने सेल्स को ऊर्जा देने के लिए क्या करते हो? इस्तेमाल करते हो, उपयोग करते हो। बेटा जो श्वसन होता है इसमें ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, मतलब ये हो गया जो श्वसन होता है बेटा, ये अपचयी क्रिया होती है। कैसी क्रिया बेटा? ये एक अपचयी क्रिया होती है। क्या बोलेंगे? अपचयी। क्या बोलेंगे? अपचयी क्रिया होती है, जिसे बेटा क्या बोलेंगे? कैटाबोलिक रिएक्शन। क्या बोलेंगे? कैटाबोलिक रिएक्शन बोला जाता है। पहला अंतर बेटा, श्वसन एक अपचयी क्रिया है, जबकि पोषण बेटा जो होता है, पोषण, जो पोषण होता है भाई, ठीक है, जो पोषण होता है बेटा, ये एक उपचयी क्रिया होती है बेटा। कैसी? उपचयी क्रिया, मतलब एनाबोलिक। क्या बोलेंगे? एनाबोलिक क्रिया होती है। बेहतरीन सवाल। इसमें आप क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेंगे, वसा को तोड़ेंगे, प्रोटीन को तोड़ेंगे, लेकिन बेटा जो श्वसन होता है, श्वसन, श्वसन में आप ग्लूकोज को तोड़ते हैं, ग्लूकोज, यहाँ पर CO2 वाटर निकल जाएगा। बट बेटा यहाँ पे क्या होगा? आप कोई भी खाना खाएंगे, कोई भी खाना, रोटी खाइए, दाल खाइए, जो भी खाएंगे आप, वो आपके सेल में जाके ऊर्जा देगा, एनर्जी देगा। ठीक है भाई, ऊर्जा या एनर्जी देगा। तो शोषण और पोषण में एक ही अंतर है। शोषण और पोषण में, शोषण बेटा एक अपचयी क्रिया होती है, और जबकि पोषण बेटा एक उपचयी क्रिया होती है। इसमें चीजें बनती हैं, पोषण में चीजें बनती हैं और यहाँ पर चीजें टूटती हैं। याद कर लो, अपचयी मतलब टूटना और उपचयी मतलब क्या होता है? बनना। ये याद कर लेना बेटा। यहाँ पर टूटना, यहाँ पर बनना, मतलब यहाँ ये बनने वाली क्रिया है, यहाँ पे कोई चीज बनती है और यहाँ पर कोई चीज टूटती है। ये सबसे बड़ा अंतर होता है, सबसे बड़ा अंतर होता है बेटा। ठीक है, ठीक है भाई, चलो भाई आगे चले भाई। चलो अगला सवाल देखते बेटा, आंसर देखते हैं क्या लिखा है आंसर। बेटा आंसर लिखा है, श्वसन एक अपचय कैटाबोलिक क्रिया है। अपचय मतलब क्या होता है? टूटना। क्या बोलेंगे? टूटने वाली क्रिया है। जबकि पोषण एक उपचय मतलब क्या बोलेंगे? बनने वाली क्रिया है। कोई चीज यहाँ पे बनाई जाती है, बनने वाली क्रिया है भाई। ठीक है, चलो यहाँ पे आंसर नोट कर लेंगे ये फटाफट। ठीक है,
बेटा बॉडी में नहीं बनता, CO जब ग्लूकोज टूटता है तो ग्लूकोज के टूटने से बनता है बॉडी के अंदर, वही CO2 क्या करते हैं हम लोग बाहर निकालते हैं। श्वसन दो प्रकार का होता है, अंतर मतलब इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन। जो चीज अंदर आती है उसे इंस्पिरेशन, जो चीज बाहर जाती है वो एक्सप्रेशन। जो हम बाहर निकालते हैं वो CO2 निकालते हैं, वो CO2 आती कहाँ है, ग्लूकोज के टूटने से। चलो बेटा अगला सवाल देखते हैं बेटा क्या है। ठीक है, अगला सवाल नेक्स्ट क्या है बेटा हमारे पास। बेटा लिखा है जंतु कोशिका की दो मुख्य विशेषता बताइए। बड़ा बढ़िया सवाल भाई, जंतु कोशिका की दो मुख्य विशेषता बताइए, बेहतरीन सवाल है बेटा। जो एनिमल सेल होता है, एनिमल सेल, जो एनिमल सेल होगा भैया, एनिमल सेल से बोलेंगे बेटा जंतु कोशिका। क्या बोलेंगे बेटा, इसे जंतु कोशिका बोलते हैं, एनिमल सेल। जंतु कोशिका की दो सबसे बड़ी मुख्य विशेषता क्या भैया। पहला सवाल, पहला यहाँ पे आंसर देखेंगे और उत्तर लिखेंगे। आप कैसे लिखेंगे उत्तर को एग्जाम में, ठीक है, फटाफट जल्दी बताइए कैसे लिखेंगे। ठीक है, पहला यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। यहाँ पर बेटा कोशिका भित्ति, याद कर लो बेटा, जंतुओं के अंदर कोशिका भित्ति, जंतुओं के अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, नहीं पाई जाती है। जंतुओं के अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, पहला। दूसरा बेटा क्या बोलेंगे, जंतुओं के अंदर बेटा क्या होगा, हरित लवक, हरित लवक नहीं पाया जाता, हरित लवक नहीं पाया जाता है। ये 2 पॉइंट आपको याद करके जाना है, 2 पॉइंट। अगर यही पूछ ले कि पादप कोशिका के बारे में बताइए, पादप कोशिका, ठीक भाई, ठीक है, ठीक है। ये बेटा सब आपके किताब के सवाल बताए जा रहे हैं जो आपके बोर्ड के एग्जाम में आ सकते हैं, तो सारे सवाल वही बताए जा रहे हैं बेटा, ठीक है, ध्यान से पढ़िए। ठीक भाई, तो अगर यहाँ पे जंतु कोशिका के बारे में पूछे कि जंतु कोशिका बेटा पादप कोशिका क्या होती है, बेटा पादप कोशिका में क्या होगा, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाएगी और पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाएगा। जबकि जंतु कोशिका में क्या होगा बेटा, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाएगी, पहला अंतर। दूसरा बेटा यहाँ पर हरित लवक नहीं पाया जाएगा। ये 2 चीज आपको पढ़ना है भाई, ठीक भाई, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है भाई। ठीक है बेटा, चले आगे, चले बेटा। अभी पहला चैप्टर चल रहा है बेटा, सजीव और निर्जीव में अंतर चल रहा है। अभी हम लोग केवल पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, सजीव और निर्जीव में अंतर। अगली क्लास बेटा जो कल होगी नेक्स्ट क्लास में, वहां पर बेटा हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो भी टॉपिक होंगे, अगला टॉपिक उसके बारे में पूरा डिटेल्स बताएंगे, ठीक है। तो अभी बेटा मैं केवल सजीव और निर्जीव के बारे में बता रहे हैं, ये सब सजीव के अंदर आता भैया। जंतु कोशिका, पादप कोशिका बेटा सजीव के अंदर आती है। और यही पूछा जा रहा है कि क्या जंतु कोशिका सजीव होती है, हाँ। तो जंतु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता, ये आपको याद करना है। पादप कोशिका में क्या पाया जाता है, ये आपको याद करना है। यही सवाल बताया जा रहा है बेटा, ठीक है, ठीक है। 70 से 80 बेटा सब बताएंगे, परेशान ना हो। राइबोसोम क्या होता है सभी बताएंगे, परेशान ना हो। अभी जो पढ़ाया जा रहा है उसको आप पढ़िए पहले फटाफट, ठीक है। बहुत सारे स्ट्रक्चर हो सकते हैं जो नहीं पाए जाते, ठीक है। पादप के अंदर बेटा लाइसोसोम नहीं पाया जाता, पौधों के अंदर। पौधों के अंदर बेटा क्या होता है, सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। ये सारे स्ट्रक्चर नहीं पाए जाते पौधों के अंदर। चलो भाई, इतनी बात समझ आई कि नहीं आई भाई, फटाफट जल्दी बता दो। बेटा लाइसोसोम आपके जंतु कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता। सबसे बड़ा अंतर ये हो सकता है। तो बेटा अगला सवाल देखते हैं, क्या इसका आंसर देख रहे हैं बेटा। आंसर क्या लिखा है, आंसर बेटा लिखा है जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति और हरित लवक दोनों का क्या होता है बेटा, अभाव होता है। जबकि पादप कोशिका में, पादप कोशिका में पाया जाता है। पादप कोशिका में बेटा क्या होगा, कोशिका भित्ति, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति क्या होगी बेटा, पाई जाएगी। प्लस मतलब पाया जाना। और यहां पे बेटा क्या होगा, हरित लवक भी क्या होगा बेटा, हरित लवक भी क्या होगा, पाया जाएगा। ये पादप कोशिका के अंदर पाया जाएगा, ठीक भाई, ठीक है। तो भाई अगला सवाल देखते हैं बेटा क्या लिखा है। नेक्स्ट सवाल हमारे पास,
ठीक है बेटा, कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल भाई। कीटों के अध्ययन को क्या कहेंगे बेटा? कीटों के अध्ययन को हम लोग बोलते हैं एंटेमोलॉजी। क्या बोलेंगे? एंटेमोलॉजी बोलते हैं भैया। क्या बोलेंगे? एंटेमोलॉजी बोला जाता है, एंटेमोलॉजी बोला जाएगा। ठीक है, कीटों के अध्ययन को। बेटा अगर पूछ ले यहाँ पे पक्षी के अध्ययन को क्या बोलेंगे, तो बेटा पक्षी के अध्ययन को हम लोग ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? ऑर्निथोलॉजी। क्या बोलेंगे? ऑर्निथोलॉजी बोला जाता है पक्षी के अध्ययन को, ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, याद कर लो भैया। जंतुओं के अध्ययन को जूलॉजी, पादप के अध्ययन को बॉटनी के नाम से जाना जाता है भाई। ठीक है, तो यहाँ पे कीटों के अध्ययन को बेटा क्या बोलेंगे? एंटेमोलॉजी। पक्षी के अंदर बेटा ऑर्निथोलॉजी। ये दो नाम याद करके जाना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आ सकता है एग्जाम में पक्षी के बारे में। ठीक है, जैसे सांप के बारे में सौरोलॉजी, या सांप के बारे में ऑफियोलॉजी। ठीक है, छिपकली के बारे में सौरोलॉजी, ऐसे नाम आ जाते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है बेटा, इतना नोट कर लीजिए फटाफट जल्दी से। हाँ बिल्कुल, एंटमोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, पक्षी के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है भाई, चले आगे। अगला सवाल देखते बेटा क्या लिखा है। नेक्स्ट सवाल हमारे पास, इसका आंसर देख ले बेटा। आंसर बेटा क्या हो जाएगा? कीट विज्ञान, या बेटा क्या बोलेंगे? एंटेमोलॉजी। बेटा याद करके जाना, इसे क्या बोलेंगे? एंटेमोलॉजी के नाम से जाना जाता है बेटा। बढ़िया सवाल है, आ सकता है आपके एग्जाम में एंटेमोलॉजी। ठीक है भाई, एंटेमोलॉजी आ सकता है आपके एग्जाम में। ठीक भाई, देखो भाई, जो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, क्या होता है कि डेडिकेशन, बेटा सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो बढ़िया से पढ़ते हैं, मन लगा के पढ़ते हैं। बाकी जो लोग टाइम पास करते हैं उनका तो कुछ नहीं होने वाला। तो बेटा आप लोग जरूर पढ़िए मेहनत से मन लगा के, क्योंकि आने वाला समय आपका है। आज आप अगर मेहनत कर लेंगे तो आने वाला कल भी आपका होगा, आने वाला टाइम भी आपका होगा, और सफलता भी आप ही को मिलेगी। जो जितना मेहनत आज करेगा उसका रिजल्ट उसे कल मिलेगा। तो बेटा आज इतनी मेहनत कर लो, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी डाइवर्ट हो जाएंगे तो कोई आपकी जगह कोई और रैंक मार ले जाएगा, किसी का परसेंटेज ज्यादा आ जाएगा आपसे ज्यादा। तो आज अभी का जो टाइम चल रहा है बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक एक मिनट, एक एक सेकंड, एक एक सवाल, ये सब लोग डेडिकेटेड हो जाइए। बिल्कुल आराम से आपको पढ़ाया जा रहा है बेटा, जरूर पढ़िए। ठीक है भाई, ठीक है चलो बेटा अगला सवाल देखते हैं बेटा क्या हमारे पास। नेक्स्ट सवाल बड़ा अच्छा सवाल होगा। नेक्स्ट सवाल बेटा क्या लिखा है? ठीक है बेटा, सवाल बढ़िया लिखा है। लिखा है जैव प्रौद्योगिकी या आनुवंशिक इंजीनियरिंग का क्या उपयोगिता है? बेहतरीन सवाल। कैसे आप लिखेंगे एग्जाम में इसके बारे में? जब आपको लिखना होगा तो आप बिल्कुल विधिवत बना के लिखेंगे। बेटा आपको पता है, जो आजकल आप दूध पीते हैं पैकेट वाला, जो आप आजकल आइसक्रीम खाते हैं, जो भी चीज आप खाते हैं, नए नए जो टमाटर आप देखते हैं, नए नए बैगन जो आप देखते हैं, वो सब बेटा जैव प्रौद्योगिकी या आनुवंशिक इंजीनियरिंग के द्वारा वो सारी चीजें बनाई जाती हैं। तो किसी न किसी सूक्ष्म जीव का उपयोग करके, किसी न किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उपयोग करके जो नए नए उत्पाद बाजार में लाए जाते हैं, जिस विधि का उपयोग करके बाजार में लाए जाते हैं बेटा, वो जैव प्रौद्योगिकी या बेटा आनुवंशिक इंजीनियरिंग कहलाया जाता है। क्योंकि बेटा यहाँ पे लिखा आनुवंशिक। आनुवंशिक का मतलब होता है, जैसे मान लो कोई एक देसी टमाटर है, देसी टमाटर का जीन निकाल करके, उसका गुण जीन निकाल करके उसको मॉडिफाइड कर दिया गया, उसको और रूपांतरित कर दिया गया, विस्तृत रूप कर दिया गया। जो टमाटर साल भर में फल हमें देता था, वो टमाटर अब हमें 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर फल दे रहा है। तो बेटा कहीं ना कहीं उसके जीन में परिवर्तन किया गया है, उसकी जेनेटिक इंजीनियरिंग की गई है, उसके अंदर कुछ बदलाव किया गया है। पहले जो आलू होता था 6 महीने में होता था 5 महीने में, आज आलू की वैरायटी बदली है, आलू का स्वाद बदला है, आलू का रंग बदला है, उसका स्ट्रक्चर बदला है। तो कहीं न कहीं उसमें उसके जीन में कुछ परिवर्तन किया गया है। ठीक है, उसका उपयोग जो जिसकी वजह से वो जीन में परिवर्तन किया गया बेटा, उस परिवर्तन की जो टेक्निक, वो जो विधि है बेटा, वो जैव प्रौद्योगिकी या आनुवंशिक इंजीनियरिंग कहलाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि किसी भी चीज को रूपांतरित करके, किसी भी जीव के अंदर का जीन रूपांतरित करके उससे बढ़िया कोई उत्पाद बना दिया जाता है, उसी को बेटा जैव प्रौद्योगिकी या आनुवंशिक इंजीनियरिंग कहते हैं। बता बेटा हमारी बात समझ में आई?
कोई भी फूड, कोई भी चीज जो आप देखते हैं, क्योंकि आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, तो आगे जब आप जाएंगे, जब आप हायर क्लास में जाएंगे, हायर एजुकेशन में जाएंगे, तो आपको इसके बारे में विधिवत पढ़ने को मिलेगा, जिसे बेटा हम लोग बायोटेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। शुद्ध हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे बेटा, इसको बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। क्या बोलेंगे, बायोटेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं, बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। जैव प्रौद्योगिकी किसी भी जीव के जीन में परिवर्तन करके नए प्रकार का, नए किस्म का उत्पाद बनाना ही बेटा जैव प्रौद्योगिकी या आनुवंशिक इंजीनियरिंग कहलाता है। ये आपको याद कर लेना है। बताओ बेटा, हमारी बात समझ में आई कि नहीं आई? बता दो बेटा, हमारी बात समझ में आई कि नहीं बेटा? जल्दी बताओ तो फटाफट एक बार बताओ भाई, बता दो बेटा जल्दी से फटाफट बोल दो भाई। सभी बच्चे बिल्कुल एनर्जी के साथ बिल्कुल बताओ भाई, हमारी बात समझ आ गई बेटा? ठीक है, चलो देखते जरा इसका आंसर बेटा क्या लिखा हमारे पास। आंसर भी देखना बिल्कुल ध्यान से, बेहतरीन तरीके से। आंसर आपको ऐसे लिखना है बिल्कुल आपके एग्जाम में, बिल्कुल यही स्क्रीनशॉट ले लिया करो बेटा, बिल्कुल स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आनुवंशिक पदार्थों में परिवर्तन, देखो मैंने बोला बेटा आनुवंशिक पदार्थ का बेटा नाम क्या होता है, जीन। क्या नाम होगा बेटा, जीन। जो जीन होता है बेटा, जीन, ठीक है, क्या नाम है, जीन। जीन मतलब क्या, अगर हम बोल दें डीएनए, डीएनए बोल दें या बेटा क्या बोल देंगे, जीन। जीन के अंदर या डीएनए के अंदर परिवर्तन अथवा नवीन संयोजन द्वारा जीवधारियों में इच्छानुसार परिवर्तन करके जैव उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। इसका उपयोग कृषि के क्षेत्र में बहुत भयंकर किया जाता है, चिकित्सा के क्षेत्र में भी किया जाता है। जो नए नए प्रकार की मेडिसिन बनाई जाती हैं, कहीं न कहीं उसमें जैव प्रौद्योगिकी का बहुत बड़ा हाथ है बेटा। पर्यावरण और औद्योगिकी में विकास के हेतु के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है बेटा। तो कहीं ना कहीं जैव प्रौद्योगिकी का बहुत बड़ा, बहुत रोल मॉडल है, बहुत बड़ा इसका उपयोग है कि हमारे दैनिक जीवन में इसका उपयोग बहुत बड़े लेवल पे किया जा रहा है। आप दूध पीते हैं, नए नए बाजार में पैकेट में दूध आ रहे हैं, मट्ठा आ रहा है, आइसक्रीम आ रही, बहुत सारी चीजें, कहीं न कहीं उसके अंदर किसी न किसी बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है। वो बैक्टीरिया बेटा जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत ही बनाया जाता है, ठीक है बेटा। बेटा जीन, जीन हर बॉडी के अंदर, आपके अंदर जीन अलग है, हमारे अंदर जीन अलग है। जीन को बेटा आनुवंशिक इकाई बोलते हैं। जो लक्षण मम्मी से, पापा से बच्चों में लेकर के आता है, वो बेटा कौन ले आता है, जीन ले आता है। जीन को बेटा आनुवंशिक इकाई बोलते हैं, आनुवंशिकता की इकाई बोला जाता है, क्योंकि वो मम्मी से, पापा से बच्चों में वो लक्षण ले आते हैं। क्योंकि बेटा सोच के देखो, जैसे मान लो हो सकता है मम्मी गोरे हों, पापा थोड़ा सा सांवले हों, तो कहीं ना कहीं उन दोनों का लक्षण बच्चे में आ जाता है। तो लक्षण ले कौन आ रहा है बेटा, जीन ले आ रहा है, जिसको हम आनुवंशिकता की इकाई बोलते हैं, ठीक है बेटा। ठीक है भाई, बेटा जीन मैंने बता दिया, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है भाई। तो बेटा अगला सवाल देखते बेटा क्या हमारे पास है। नेक्स्ट सवाल, ये सवाल आपके एग्जाम में आ सकता है, निर्जीव और सजीव के मध्य की कड़ी बताइए। बेटा सिंपल है, मैंने पहले क्लास में आपको बताया था सजीव और निर्जीव में अंतर क्या है। बेटा सजीव में मैंने क्या बोला था, जो सजीव होता है, ध्यान सुनो भैया, सजीव बेटा क्या होता है, इसके अंदर कोशिका द्रव्य पाया जाता है। सजीव के अंदर कोशिका द्रव्य, सजीव के अंदर कोशिका द्रव्य बेटा क्या होता है, पाया जाता है। जबकि निर्जीव के अंदर, निर्जीव के अंदर बेटा क्या होगा, ये कोशिका द्रव्य नहीं पाया जाएगा। बेटा सजीव के अंदर कोशिकांग पाया जाता है। सजीव के अंदर बेटा क्या होगा, कोशिकांग क्या होगा, पाया जाता है। जबकि निर्जीव के अंदर बेटा कोशिकांग नहीं पाया जाएगा, ठीक है। सजीव निर्जीव, सजीव जो होता है चल फिर सकता है, अपने आप ही चल सकता है, अपने आप फिर से कहीं भी जा सकता है, बट निर्जीव के साथ ऐसा नहीं है। सजीव में बेटा हमेशा अंदर की साइड ग्रोथ होती है, जबकि निर्जीव में बेटा बाहर की तरफ ग्रोथ होती है। जैसे मान लीजिए कोई कुर्सी है, कोई मेज है, कोई तख्त है, उसके ऊपर धूल मिट्टी जमते जमते वो मोटा हो गया, तो ग्रोथ कहाँ हुई, बाहर की साइड। जबकि हमारी बॉडी में जो वसा बढ़ता है वो अंदर की साइड बढ़ता है। यहाँ बेटा पूछा गया है सजीव और निर्जीव के मध्य की कड़ी, बेटा उसका नाम होता है विषाणु। क्या नाम बेटा, विषाणु बोला जाता है। विषाणु या बेटा क्या बोलेंगे, वायरस, क्योंकि वायरस जब तक बाहर है, ध्यान सुनो भैया, वायरस जब तक शरीर से बाहर है तब तक वो नॉन लिविंग है,
वो निर्जीव है, लेकिन जैसे वो किसी के शरीर के अंदर इंटर किया वो सजीव हो जाता है। तो याद कर लेना, वायरस ही एक ऐसा है, विषाणु ही एक ऐसा है जो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहलाता है। क्योंकि जब तक वो शरीर से बाहर है एक कण की तरह व्यवहार करता है, पार्टिकल की तरह व्यवहार करता है, और पार्टिकल हमेशा निर्जीव होता है, कोई भी कण हमेशा निर्जीव होता है। लेकिन जैसे वो बॉडी के अंदर आया वो बिल्कुल अपने रिएक्शन करना चालू कर देता है, सेल के अंदर घुस करके अपना काम करना चालू कर देता है, तो वो सजीव हो जाता है। ठीक बेटा, ठीक भाई, बिल्कुल। जीन की खोज बेटा जॉनसन ने किया था। चमन मौर्य लखीमपुर खीरी से पूछ रहे बेटा जीन क्या है। अभी मैंने बताया जीन बेटा आनुवंशिकता की इकाई होती है जो मम्मी से पापा से लक्षण को बच्चे में ले जाती है। यही बोले कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण ले जाने का कार्य बेटा जीन करता है, और जीन का नाम बेटा जॉनसन ने दिया था। जीन शब्द का नाम जॉनसन ने दिया था भाई। ठीक है, ठीक है भाई, बिल्कुल बिल्कुल अनिकेत सिंह, बिल्कुल सही है। बेटा जीन हर कोशिका में पाया जाता है। बेटा जीन केंद्रक के अंदर पाया जाता है, और केंद्रक हर कोशिका के अंदर पाया जाता है। जीन हमेशा केंद्रक के अंदर और केंद्रक हर कोशिका के अंदर पाया जाता है। हमारे शरीर के हर एक कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाता है, बस ध्यान रखना बेटा। तो भाई आंसर देख ले बेटा, क्या लिखा आंसर यहाँ पे, फटाफट देख ले भाई। हाँ बिल्कुल अच्छा होता है, नो डाउट, बढ़िया होता है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा बेटा, विषाणु हो जाएगा, या क्या हो जाएगा बेटा, वायरस। पता भाई इतनी बात समझ में आई कि नहीं बेटा। बेटा जीनोम, किसी बच्चे ने पूछा जीनोम क्या होता है। बेटा अगुणित गुणसूत्र, जो अगुणित गुणसूत्र का समुच्चय होता है, अगुणित गुणसूत्रों का समुच्चय बेटा जीनोम कहलाता है। जैसे मान लीजिए आपके शरीर में 46 गुणसूत्र हैं, और अगर उसका आधा कर दें 23, तो बेटा जो आधा 23 होगा उसे जीनोम बोलेंगे। तो अगुणित गुणसूत्रों का समुच्चय बेटा जीनोम कहलाता है। ठीक है, चलो भाई अगला सवाल देखते हैं जरा, लास्ट सवाल हमारे पास है। तो देखते हैं जरा प्रकाश संश्लेषण के बारे में। नेक्स्ट सवाल हमारे पास है, प्रकाश संश्लेषण कैसी क्रिया है बेटा, जल्दी बताइए। प्रकाश संश्लेषण कैसी क्रिया है भाई। ठीक भाई, प्रकाश संश्लेषण बेटा बहुत अच्छे समझ लो, प्रकाश संश्लेषण क्या है, मजा आ जाएगा भाई। तो भाई देखते हैं जरा क्या प्रकाश संश्लेषण में। यहाँ पे बेटा क्या करेंगे, मान लो हमने एक ऐसी लीफ बनाई, पत्ती बनाई, ध्यान समझे बेटा सारे बच्चे, बिल्कुल ध्यान समझे भैया। क्या बोलेंगे, ऐसे करके हमने एक लीफ बना दी, पत्ती बना दिया, बिल्कुल आराम से समझिए, पत्ती बना दिया बेटा। ठीक है, पत्ती जब मैंने बनाया यहाँ पे, मैंने यहाँ पे ऐसे व्हाइट कलर का, इसको मैंने सूर्य देव बना दिया, सन। क्या बना दिया बेटा, सन बना दिया। हमारे सूर्य देव है भैया, सूर्य देव। जब इनकी लाइट बेटा कभी भी पत्ती के ऊपर आएगी हम बोलेंगे सनलाइट। सनलाइट को बेटा क्या बोलेंगे, सूर्य का प्रकाश। क्या बोलेंगे, सूर्य का प्रकाश बोलते हैं सनलाइट को। ऐसे आप अपने एग्जाम में बनाइएगा, सूर्य का प्रकाश। जो बिल्कुल इंटरेस्टेड बच्चे बिल्कुल ध्यान से देखें, क्योंकि अगर आप ऐसे एग्जाम में लिख देंगे, बना देंगे बेटा, तो 100% नंबर मिल जाएगा आपको, 100% बिल्कुल। बेटा सनलाइट मान लो है ये सूर्य प्रकाश। हमने क्या किया बेटा, ध्यान समझो भाई, नीचे से क्या करता है बेटा, नीचे से पानी कहाँ जाता है बेटा, जड़ के द्वारा पानी कहाँ जाता है, ऊपर। जब जड़ से पानी ऊपर जाएगा तो बेटा ये कहाँ जाएगा, पत्तियों के अंदर। पानी मान लो पत्तियों के अंदर पहुंच गया, और आपको पता बेटा पत्तियों के अंदर यहाँ पर ऐसे ऐसे करके बेटा क्या पाए जाते हैं, यहाँ पर रंध्र पाए जाते हैं, इसको बोलते हैं बेटा रंध्र। क्या बोलेंगे, रंध्र। और रंध्र को बेटा हम लोग स्टोमेटा बोलते हैं। क्या बोलेंगे बेटा, स्टोमेटा बोलते हैं या रंध्र बोलेंगे। समझो बेटा ध्यान से, क्या बोलेंगे, रंध्र बोलेंगे। ठीक है, रंध्र बोलेंगे, रंध्र बोलेंगे, रंध्र। बेटा रंध्र से क्या होता है, यहां से CO2 अंदर आती है, कार्बन डाइऑक्साइड बेटा कहां पे आएगा, अंदर, और यहां से बाहर कौन जाएगा बेटा, ऑक्सीजन बाहर जाती है। जब ऑक्सीजन बाहर जाती है तो वही ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, और वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड है बेटा वो कहां जाएगी, अंदर। अब बेटा जब ये अंदर आएगी तो यहाँ पे पानी के साथ रिएक्शन करेगी, और जब पानी के साथ रिएक्शन करेगी बेटा तो यहाँ पे क्या बनाएगा, C6H12O6। इसका नाम बेटा होता है ग्लूकोज। ये बेटा इसका नाम क्या है, यहाँ पे देखो जरा, ऐसा नाम यहाँ पे क्या बोल देंगे, इसका नाम बेटा क्या हो जाएगा, ग्लूकोज। क्या नाम हो गया बेटा, ग्लूकोज। तो ये जो ग्लूकोज बना है बेटा, ग्लूकोज, इसी बनने की प्रक्रिया को बेटा क्या बोलेंगे, उपचय।
क्या बोलेंगे, उपचय क्रिया बोलेंगे, या बेटा इसे बोलेंगे एनाबॉलिक बोलेंगे। क्योंकि बेटा प्रकाश संश्लेषण के दौरान बेटा इसी ग्लूकोज को बनाया जाता है। और बेटा ग्लूकोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है, ये बात याद करके जाना बेटा, कार्बोहाइड्रेट होता है। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान बेटा ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज बेटा किसके अंदर आता है, कार्बोहाइड्रेट। अब बेटा ये ग्लूकोज मोनोसैकेराइड होता है, मोनोसैकेराइड होता है। बिल्कुल विधिवत तरीके से याद करके जाना बेटा, ऐसे बना दोगे तो पूरा नंबर मिल जाएगा, एग्जामिनर खुश हो जाएगा, पूरा पूरा नंबर दे देगा, बिल्कुल मजा आ जाएगा। ये कोई नहीं बना पाएगा, केवल जो पढ़ रहे हैं हमसे वही बना पाएंगे, वही समझेंगे, बाकी आसान काम नहीं बेटा। थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आके आएगा भाई, ये तभी जाके आएगा बेटा, ठीक है। बताओ हमारी बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा, जल्दी से बताओ पहले फटाफट। तो पानी की रिएक्शन जब कार्बन डाइऑक्साइड से किया जाएगा तो बेटा ग्लूकोज बनेगा, और इसी ग्लूकोज के बनने की क्रिया को बेटा क्या बोलेंगे, उपचय क्रिया बोलेंगे, या बेटा क्या बोलेंगे, एनाबॉलिक बोला जाता है। बताओ बेटा हमारी बात समझ में आई कि नहीं आई, बता दो बेटा एक बार दिल से। बिल्कुल क्लोरोप्लास्ट, ये जो प्रकाश जो लाइट आती है बेटा, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। वही हरित लवक क्या करता है, लाइट को अवशोषित करता है, और हरित लवक के अंदर बेटा क्लोरोफिल पाया जाता है। पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है, क्योंकि क्लोरोफिल पाया जाता है। वही क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम पाया जाता है, वही मैग्नीशियम लाइट को अवशोषित करती है। बताओ बेटा हमारी बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो बेटा, बोल दो बेटा, समझ में नहीं है, फटाफट जल्दी बताइए, ठीक है। बिल्कुल ईमानदारी से पढ़िए, आज का ये समय आपका है बेटा, आज अपने टाइम को मत गंवाइएगा कभी भी। आज बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास थी, हर रोज होगी जब तक आपका एग्जाम चलेगा। तो बेटा एक एक टाइम, एक एक मिनट, एक एक सेकंड आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेरोजगारी वैसे भी बढ़ रही। क्योंकि अगर आज आप नहीं पढ़ेंगे, आज अगर आप मेहनत से नहीं पढ़ेंगे, ईमानदारी से नहीं पढ़ेंगे, तो आने वाला कल बड़ा ही मुश्किल, बड़ा कष्टदायी होगा। तो बेटा क्यों कल कष्टदायी हो, उसको आज ही अच्छा करो, अभी अच्छा करो, बिल्कुल अपने मन को डाइवर्ट मत होने दो, ईमानदारी के साथ पढ़िए हमारे साथ। पूरा तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी की टीम आपके साथ है, डेडिकेशन के साथ पढ़ाया जा रहा है। बहुत सारे बच्चे लाइव नहीं आते, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि बाद में पढ़ लेंगे। नहीं बेटा, बाद में कोई नहीं पढ़ पाता, आज ही पढ़ो, अभी पढ़ो, इसी वक्त पढ़ो, जब पढ़ाया जाए तब पढ़ो। सारा काम छोड़ के पढ़ाई करो, क्योंकि आप लोगों के लिए हम लोग सारा टाइम निकालते हैं, सारा समय निकालते हैं, ताकि हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ पाए। ठीक है भैया, ठीक भाई, बोलो भाई, चलिए बहुत बढ़िया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा बेटा। क्लास को इसको हटाते हैं बेटा, कल की क्लास, कल मॉर्निंग में क्लास होगी, ठीक है। एक बार बेटा आप जरूर भाई, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सुबह में एग्रीकल्चर, बिल्कुल सही भाई, ठीक भाई। कल की क्लास बेटा मॉर्निंग में होगी, सुबह होगी बेटा, सुबह जरूर लाइव आइएगा, ठीक है। मॉर्निंग बेटा जल्दी बिल्कुल रेडी, कल संडे है तो कल सुबह 9:30 बजे क्लास होगी, बिल्कुल रेडी हो जाना, तैयार होकर के, बिल्कुल डेडिकेशन के साथ। हर बच्चा ईमानदारी के साथ पढ़ेगा, और हर बच्चा 95% प्लस ले आएगा। बोलो भाई, सभी लोग ले आएंगे, एक बार यस कर दो, फिर आगे चलते हैं। हर बच्चा बिल्कुल भैया 95% ले आएगा। बताओ, ये सभी लोग प्रॉमिस करिए अपने घर बैठ के, अपने आप से, हमसे और अपने मम्मी पापा से, ठीक भाई। एक बार वीडियो को लाइक कर देना बेटा, शेयर कर देना, और क्लास के बाद आप क्लास के बारे में कमेंट आप जरूर करिए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है भाई। चलो बेटा, कल मिलते हैं इसी के साथ, इसी जुनून, इसी जोश, इसी जज्बे के साथ। बिल्कुल आप लोग डटे रहिए, लगे रहिए, और अपनी तबीयत को, स्वास्थ्य को अच्छा रखिए। कल मिलते हैं भाई, ठीक है। आज इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, गुड नाइट।